हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ईवीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हमारे सीटेट पेपर 1 में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, जो कि इस सेक्शन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। ईवीएस में हमारे जो क्वेश्चन हैं, जीके से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। और इससे पहले एक क्लास हमारी ऑलरेडी ईवीएस की हो चुकी है। उसके अलावा डायरेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में अलग से हमने वीडियो बनाया, तो उसे भी जाकर आप देख सकते हैं, जिससे वो जो हमारा फिक्स क्वेश्चन है मैप बेस्ड या डायरेक्शन बेस्ड, उसको आप अच्छी तरीके से कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है। तो आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी ऐसी विधियाँ हैं जिनसे वायु में प्रदूषण फैलता है। तो इसमें सबसे पहले है भूमि की भराई। तो देखिए, इससे कोई भी वायु प्रदूषण नहीं होता। कंपोस्ट है या कृमियों से खाद बनाना, इससे भी कोई भी वायु प्रदूषण नहीं होता। यहाँ पर सही आंसर होगा डी नंबर, भस्म करना, या इसे ही हम भस्मीकरण कहते हैं। तो देखिए, जब आप भस्म करेंगे, भस्म करने का मेन यहाँ पर जो अर्थ है वो ये है कि आप किसी चीज़ को जब जलाएंगे तो उससे वो जो धुआं निकलेगा, जो कार्बन के जो कण निकलेंगे, उनसे वायु में क्या होगा, प्रदूषण फैलेगा। इसीलिए इन चार विधियों में से जो भस्म करने की विधि है या जलाने की विधि है, बर्न करने की विधि है, उससे यहाँ पर जो वायु प्रदूषण है वो हमको देखने को मिलेगा। तो इसका ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जो कि दीर्घ काल से बाढ़ से प्रभावित होता है, स्थानीय लोगों में किसका कारण होगा। यानी कई लंबे समय से बाढ़ से प्रभावित कोई क्षेत्र है, तो वहाँ पर स्थानीय लोगों में क्या देखने को मिलेगा। पुनर्वास, स्थानांतरण, देश प्रत्यावर्तन या पुनः स्थापन। तो यहाँ पर देखिए, जो हमको देखने को मिलेगा वो यहाँ पर स्थानांतरण या विस्थापन देखने को मिलेगा। जो क्योंकि जो स्थानीय लोग होंगे वो क्या करेंगे, जब बाढ़ यहाँ पर आएगी तो उस क्षेत्र से विस्थापित हो जाएंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, टैपियोका का दूसरा नाम क्या है। यानी जो टैपियोका है वो किसे कहा जाता है, मूली को, अदरक को, शकरकंदी को या कप्पा को। तो यहाँ पर सही आंसर है बी नंबर, कप्पा। तो कप्पा को ही टैपियोका कहा जाता है, उसी का ये दूसरा नाम है। और कप्पा क्या होता है, तो देखिए इसे कप्पा या कसावा के नाम से भी जाना जाता है। और ये केरल में फेमस है, जिसका यूज यहाँ पर एक आटे के रूप में या मादक पेय पदार्थ बनाने में भी किया जाता है। तो ये केरल से रिलेटेड है। और कप्पा या कसावा भी इसे कहा जाता है, तो ये भी आपको इससे रिलेटेड ध्यान रखना है। और इसी का एक नाम है टैपियोका। अगला क्वेश्चन है, हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है। देखिए, चीन के पास जो एरिया है हांगकांग, यहाँ से पूछा जा रहा है, यानी चाइनीज़ फूड की यहाँ पर बात की जा रही है। यानी कौन सा भोजन वहाँ पर लोकप्रिय है हांगकांग में। तो देखिए, सभी नाम आपको चाइनीज़ ही यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा लिंग हू फेन। तो जो लिंग हू फेन है ये हांगकांग में सबसे लोकप्रिय भोजन है। और ये क्या है, ये बेसिकली एक नूडल सूप डिश है। यानी जिस प्रकार से हम मैगी वगैरह खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, काफ़ी फेमस है चाइना में नूडल। तो ये नूडल सूप रिलेटेड ही एक डिश है, जिसको तैयार किया जाता है सांप के मांस के द्वारा। तो आप जानते ही हैं, वैसे भी चाइनीज़ सब कुछ खाते रहते हैं, चमगादड़ हो, सांप हो, कोई भी जानवर इनसे बचा नहीं है। तो देखिए, हांगकांग में ये जो भोजन है वो काफ़ी लोकप्रिय है, जिसे लिंग हू फेन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है। यानी जो भी मांसाहारी पक्षी होते हैं, यानी जो मांस वगैरह खाते हैं, जैसे बाज हो गए या अदर गिद्ध हो गए, ये सभी जो हमारे पक्षी हैं, इनकी जो चोंच है वो किस प्रकार की होती है, किस आकार की होती है। तो यहाँ पर इनकी जो चोंच देखने को मिलती है वो हुक जैसी चोंच देखने को मिलती है, क्योंकि तभी ये वहाँ पर मीट को फाड़ पाएंगे, काट पाएंगे और खा पाएंगे। इसलिए इनकी जो चोंच का आकार होता है वो हुक जैसी चोंच होती है, जो कि आपको बाज वगैरह में देखने को मिलती है। उसके अलावा जो लकड़ी से जो कीड़ों को निकाल कर खाते हैं, उनमें कौन सी, तो उनमें एक लंबी पतली सुई जैसी चोंच पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। और देखिए, आधा क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, तो शीघ्रता से कौन सा जो भोजन है वो यहाँ पर तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसे कम जूम कर दें ताकि चीज़ें स्पष्ट हो पाएँ।
तो देखिए, एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा? तो अंडे का सैंडविच है, कस्टर्ड है, डोसा है, भेलपूरी है, इनमें कौन सा सबसे फास्ट तैयार होगा? तो ये हम आम जीवन में अपने देखते हैं कौन सा जो व्यंजन है वो सबसे पहले तैयार होता है, तो ये है भेलपूरी। भेलपूरी में कोई भी टाइम ज़्यादा आपका नहीं लगेगा। उसके अलावा डोसा, उसको बनाने में टाइम लगेगा, या अंडे का जो सैंडविच है उसको बनाने में भी आपको टाइम लगेगा। तो देखिए, हो सकता है आपको विजिबिलिटी में थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं काफ़ी बड़े बड़े, इसलिए ज़्यादा हम इनको जूम भी नहीं कर सकते। तो इतनी जो क्वालिटी है वो यहाँ पर होगी। आप इसको 360p पर देखने यानी देखें तो आपको अच्छी तरीके से जो क्वालिटी है वो दिखाई पड़ेगी। अगर आप 240 में देखेंगे तो हो सकता है विजिबिलिटी आपको थोड़ी सी कम मिले। तो इतना आपको यहाँ पर मैनेज करना होगा, क्योंकि पीडीएफ्स होती हैं और बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पर हम इनको ज़्यादा जूम नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, पट्टचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग या हस्तशिल्प है? तो जो पट्टचित्र की कला है ये आपकी फेमस है उड़ीसा में, तो ये उड़ीसा राज्य की हस्तशिल्प है। अगला क्वेश्चन है, महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया, और उस समृद्ध भोजन में यानी किसकी प्रचुर मात्रा होगी, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। यानी आपको बताना है कि उस समूह को चुनना है जिसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा दी गई हो। तो देखिए, ब्रोकली, सोयाबीन, तो सोयाबीन आ गया जो कि प्रोटीन का एक स्रोत है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। फिर है स्ट्रॉबेरी, संतरा और सोयाबीन, फिर से सोयाबीन आ गया, ये भी गलत हो गया। दूध, स्ट्रॉबेरी, नींबू, तो देखिए विटामिन सी जो होता है ये बेसिकली हमारा खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाने वाला विटामिन है। दूध यहाँ पर आ गया, तो ये भी सही आंसर नहीं होगा। सही आंसर होगा 4th नंबर, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू, ये सभी आपके खट्टे फल ही होते हैं और इनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस राज्य में झूम खेती की प्रथा सामान्य है? यानी जो झूम खेती है वो किस राज्य में की जाती है? देखिए, जो झूम खेती है वो हमारी, इसे हम और भी कई नाम से जानते हैं, जिनमें है आपकी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, यानी इसे हम स्लैश एंड बर्न के नाम से भी जानते हैं। जिसमें क्या होता है, एक जो स्थान पर वहाँ पर आग लगाकर जो भी झाड़ियाँ होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जला दिया, फिर उनकी राख को मिट्टी में मिलाया जाता है। स्थानांतरी कृषि भी इसे कहते हैं। स्लैश एंड बर्न की जो कृषि है वो भी इसे ही यानी इस नाम से जानते हैं, झूम खेती के नाम से जानते हैं। और ये आपको देखने को मिलेगी नॉर्थ ईस्ट वाले में, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में ज़्यादा आपको ये कृषि देखने को मिलेगी, इस प्रकार की खेती देखने को मिलेगी। तो नॉर्थ ईस्ट का जो यहाँ पर एक राज्य है वो है मिजोरम। तो मिजोरम में जो झूम खेती है उसकी प्रथा सामान्य है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व कौन से हैं? तो देखिए, फसल कटने के उत्सव के रूप में कई सारे त्यौहार उत्तर भारत और दक्षिण भारत में मनाए जाते हैं। जैसे कि उत्तर भारत में आप देखते हैं लोहड़ी का त्यौहार, वैसाखी का त्यौहार, ये सभी फसल काटने वाले पर्व हैं। लोहड़ी तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन जो वैसाखी है वो यहाँ पर फसल काटने वाला पर्व है उत्तर भारत में। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है दक्षिण भारत में जो फसल काटने वाले उत्सव हैं उनका यहाँ पर एक समूह पूछा गया है। तो देखिए, इनमें जो सही आंसर होगा वो होगा, देखिए यहाँ पर आ गया बिहू। बिहू असम, ये आपका दक्षिण भारत में नहीं है, बिहू यहाँ पर दक्षिण भारत में नहीं है। तो देखिए, हैं तो ये फसल काटने वाले, लेकिन ये उत्तर भारत के हो गए, इसलिए ऑप्शन गलत हो गए। बिहू इसमें भी है, ये भी गलत हो गया। सही आंसर हो गया ओणम, पोंगल, उगादी और विशु। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनसे रिलेटेड राज्य भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ओणम, पोंगल, उगादी, उसके अलावा विशु, तो ये सभी फसल काटने वाले त्यौहार हैं। ओणम आपका केरल, पोंगल आपका तमिलनाडु, उगादी कर्नाटक में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है और विशु आपका केरल में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। तो इनके राज्य भी आपको याद रखने हैं। बिहू असम में मनाया जाता है, लोहड़ी आपको पंजाब और उत्तर भारत के कई सारे राज्यों में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ली जनजाति वर्ली कला के लिए सुप्रसिद्ध है जो कि बनती है। यानी जो वर्ली जनजाति है वो वर्ली आर्ट के लिए प्रसिद्ध है। यानी ये जो वर्ली आर्ट है ये किससे बनाई जाती हैं? देखिए, ये जो आर्ट है ये आपको देखने को मिलेंगी गाय के गोबर और मिट्टी से इनको तैयार किया जाता है। इस प्रकार की कला को, इस प्रकार की आर्ट को, जो कि वर्ली जनजाति द्वारा बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है? तो यहाँ से पूछा जा रहा है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ से पास होती है। तो देखिए, इससे रिलेटेड एक
अलग से वीडियो हम बना चुके हैं अक्षांश रेखाओं के अंतर्गत, और ये हमारी अक्षांश रेखाएं ही हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो वहाँ पर हमने आपको बताया था ट्रिक के साथ कि कौन कौन से जो राज्य हैं उनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कुल भारत में 8 राज्य हैं जहाँ से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है, और जिनमें आप कि हमने ट्रिक से वहाँ पर याद किया था। और इसकी ट्रिक एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, मित्र पर गमछा झार, ये इसकी ट्रिक है। तो झाड़ से हमारा हो गया झारखंड, मी से हो गया यहाँ पर मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, और गा से हो गया यहाँ पर गुजरात, और मा से मध्य प्रदेश, और छा से छत्तीसगढ़। तो ये हमारे जो 8 राज्य हैं वहाँ से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। देखिए इसमें उत्तर प्रदेश है, वो हमारा सही नहीं है। फिर है छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, तो यही हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। तो छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड, इनसे होकर, यानी 3 ही राज्य दिए हुए हैं, वैसे टोटल 8 हैं, तो इनसे होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, अजय भोपाल में है और उसे गैंगटॉक और पुडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। यानी अजय भोपाल में है, उसे गैंगटॉक और पुडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। जहाँ पर अजय है वहाँ से गैंगटॉक की क्या स्थिति है? तो वहाँ से आपको, यानी अजय कहाँ पर है, भोपाल से गैंगटॉक और पुडुचेरी दोनों की स्थिति आपसे पूछी गई है। क्वेश्चन देखिए, आधा यहाँ पर कम दिया हुआ है, कम जूम करेंगे तब ये आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, जहाँ पर अजय है वहाँ से गैंगटॉक और पुडुचेरी की क्या स्थिति होगी। तो देखिए मैप बेस्ड क्वेश्चन है। कल भी हमने आपको एक इस प्रकार का क्वेश्चन कराया था, जिसमें कोलकाता से चंडीगढ़ की जो दिशा है वो पूछी गई थी। तो इसमें आपको मैप का ज्ञान होना आवश्यक है। भारत का जो मैप है ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा राज्य है, कौन सा स्थान कहाँ पर स्थित है। तो देखिए अगर हम बात करें भारत की मैप की, तो आप इस प्रकार से ये जो मैप देखते हैं नॉर्थ ईस्ट का हो या फिर साउथ वाले एरिया का हो, देखिए यहाँ पर हमारा पड़ता है एमपी, और एमपी की राजधानी है भोपाल। तो ये हमारा हो गया भोपाल। उसके बाद अजय यहाँ पर भोपाल में है, गैंगटॉक आपका नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, तो ये हो गया गैंगटॉक, और पुडुचेरी आपका दक्षिण भारत में इधर स्थित है, तो ये हो गया आपका पुडुचेरी। तो यहाँ से गैंगटॉक की स्थिति क्या हो गई, तो ये एग्जैक्ट पूर्व नहीं होगी, इस साइड होगी, इस तरफ, यानी कि इस तरफ कौन सी दिशा थी, कल हमने आपको बताया था नॉर्थ ईस्ट, और ये आपकी हो गई दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट दोनों होंगे, तो उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो इस प्रकार से हम करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस को, जिसमें हमको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कहाँ पर कौन सा स्थान स्थित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तरीय ध्रुव क्षेत्र से भारत आता है। तो देखिए नॉर्थ पोल जो यहाँ पर स्थित है, तो नॉर्थ पोल से भारत की ओर वैसे कई सारे जो साइबेरियाई पक्षी हैं वो भी भारत आते हैं। तो कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत में आता है, उसका नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर, छोटी जलरंक या स्टिंट जिसे हम कहते हैं। यही उत्तरी ध्रुव वाले एरिया से भारत में यहाँ पर यानी प्रवासी पक्षी के रूप में आता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रोनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई, यानी वो इटली से भारत आ रहा है, उसके मित्रों ने वहाँ से इटालियन चीज़ यानी कि पनीर लाने को कहा। कौन सी तकनीक चीज़ को सुरक्षित रखने और भारत में लाने के लिए उत्तम है, यानी लंबे समय तक आपको पनीर को यहाँ पर बचा कर रखना है, सेव करके रखना है, कंजर्व करके रखना है। तो इसके लिए कौन सी तकनीक यहाँ पर सही होगी, डिब्बा बंद, निर्जलीकरण, लवण साल्टिंग या निर्वात पैकिंग। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे अच्छी तकनीक होगी वो होगी निर्वात पैकिंग, यानी कि वैक्यूम पैकिंग जो की जाती है। आप भी देखते हैं अगर लंबे समय तक किसी चीज़ को रखना होता है, जैसे कि आप देखते हैं जो चिप्स वगैरह आप खाते हैं, तो वो जो उसकी पैकेट होती है उसमें हवा भरी होती है, तो उसमें देखिए नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है और वहाँ पर निर्वात को क्रिएट किया जाता है कई बार अलग अलग चीज़ों में जब हम देखते हैं, जिससे हम उसको ज़्यादा समय तक, क्योंकि अगर वहाँ पर ऑक्सीजन होगी तो उस चीज़ को हम लंबे समय तक
प्रिजर्व करके नहीं रख पाएंगे कोई खाने वाली अगर चीज़ हुई, इसीलिए निर्वात पैकिंग की जाती है। वैक्यूम यहाँ पर पैकिंग का यूज किया जाता है लंबे समय तक चीज़ों को रखने के लिए। तो ये यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थी का कैसे शिक्षण करेगी। यानी आपको ईवीएस पढ़ाना है किनको, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को। तो आप ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में किस प्रकार से उनको, यानी जो शिक्षिका होगी या शिक्षक की बात करें, कैसे शिक्षण कराएगी, क्या तरीका यहाँ पर यूज किया जाएगा। तो देखिए, आवाज़ में संदेश साझा करके, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो दृष्टिबाधित है, देख नहीं सकते वो विद्यार्थी, तो हम आवाज़ में संदेश को साझा करेंगे। फिर है हमारा ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो सुन सकते हैं इसलिए आप आवाज़ में संदेश दे सकते हैं, मौखिक व्याख्या कर सकते हैं। उसके अलावा सहपाठी के द्वारा व्याख्या, तो ये भी हमारा सही है, सहपाठी के द्वारा भी वहाँ पर व्याख्या से उनका शिक्षण होगा, ईवीएस के बारे में वो जान पाएंगे। उसके अलावा ठोस अनुभवों का उपयोग करना, तो ये यहाँ पर सही नहीं होगा। यानी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के शिक्षण में ये 3 जो हमारे ABC हैं, ये एक सही तरीका होगा। तो सही आंसर होगा फर्स्ट नंबर A, B और C। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, श्रवणबाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए। यानी कौन सा रूपांतरण करना चाहिए। अब देखिए, ऊपर थे दृष्टिबाधित और यहाँ पर हैं श्रवणबाधित, यानी ये जो बच्चे हैं ये सुन नहीं सकते, श्रवणबाधित हैं, तो इनको किस प्रकार से यहाँ पर बताना होगा। तो ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर, तो देखिए ये देख सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते, तो विशेष शिक्षक की, बिल्कुल सही पॉइंट है। ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता ली जाएगी, यानी इनका एक अलग शिक्षक होता है। आपने भी देखा होगा, जो यानी सुन नहीं सकते उनके लिए इशारों से इनको समझाया जाता है, वो देख कर ये पता कर पाएँ कि आखिर कहा क्या जा रहा है। तो केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध करके, तो ये हमारा सही तरीका नहीं होगा। इन श्रवणबाधित बच्चों के लिए केवल हम ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध करें तो ऐसा संभव नहीं है। उसके बाद उप शीर्षकों तथा साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और PPT से जोड़ना, तो ये भी एक सही तरीका होगा, क्योंकि वो देखकर अच्छी तरीके से उन चीज़ों को समझ पाएंगे। अधिक दृश्यों का उपयोग करना, बिल्कुल सही बात है, आपको अधिक से अधिक दृश्य के माध्यम से उनको समझाना होगा, क्योंकि आप यहाँ पर मौखिक व्याख्या नहीं कर सकते, सहपाठियों की मदद से डिस्कशन नहीं कर सकते, और यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर सुना नहीं सकते, क्योंकि उनको सुनाई नहीं देता। श्रवणबाधित बच्चे हैं, उनको आपको पढ़ाना है। तो देखिए किस प्रकार से आपको यहाँ पर जो आंसर सही होगा वो होगा A, C और D। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार का, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, ये भी हमारा एक तरीका हो सकता है बिल्कुल, यानी चारों ऑप्शन यहाँ पर सही हैं, क्योंकि इस प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से ही चलना होगा। आपको ऑप्शन भी देखने होंगे साथ साथ, क्योंकि A, C, D तो यहाँ पर कंप्लीट, यानी यहाँ पर कंप्लीट बातें हैं। जो A, C, D हैं, यानी ये तो एक अच्छे तरीके हो सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डाउट है B वाले में। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इस प्रकार का कोई ऑप्शन आपको नहीं दिया गया, तो चारों ही आपके लिए यहाँ पर सही साबित होंगे, और उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध भी किया जा सकता है। ये भी हमारा एक पॉइंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सेवा पूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए उपयोग करेंगे, यानी किन उपकरणों का उपयोग करेंगे जो सेवा पूर्व शिक्षक हैं अपने नैतिक मूल्य, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए। तो वो स्व आकलन उपकरणों का उपयोग करेंगे इन्हें जानने के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक EVS अध्यापक ने अंकुरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। कौन सा क्रियाकलाप होगा? अंकुरण विधि से रिलेटेड आपको बताना है कौन सा क्रियाकलाप यहाँ पर सही होगा। तो देखिए, अंकुरण विधि के बारे में बताया जा रहा है, तो चित्र के साथ चार्ट तैयार करने का कोई सेंस है नहीं। बीज को गमले में लगाना, ये भी सही नहीं हो, क्योंकि आपने लगाया तो अंकुरण को आपने नहीं देखा। यहाँ पर सही आंसर होगा थर्ड नंबर, मूंग से अंकुर को निकलते हुए। तो अंकुर को निकलते हुए देखेगा तो वो ऑलरेडी अंकुरण विधि को यहाँ पर समझ जाएगा, उस क्रियाकलाप का यहाँ पर आपको फ़ायदा मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक
एक ईवीएस की अध्यापिका ने अपने कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में अन्न को कटोरे में रखने के लिए कहा। उसके बाद उसने उनको एक आंकड़े की सीट तैयार करने के लिए कहा जिसमें वे भोजन को खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देंगे। इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है? यानी ये जो एक क्रियाकलाप दिया गया है कि आपने छत पर यानी एक कटोरे में कुछ अन्न रखें और फिर बैठें वहाँ पर एक सीट तैयार करें कि उस भोजन को खाने आने वाले पक्षियों का ब्यौरा दें, कौन कौन से पक्षी आए, खा कर गए। यानी एक क्रियाकलाप है जो आपको करना है। तो यहाँ पर इसका जो मेन उद्देश्य है वो है पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना। तो ये आप से अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। पक्षियों की जो खान पान की आदतें हैं उनके अवलोकन के लिए ही ये क्रियाकलाप दिया गया है। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ईवीएस सेक्शन से रिलेटेड। और अपनी तैयारी को और भी बूस्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं इस चक्षु प्रकाशन की बुक का, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं पेपर 1 से रिलेटेड 3000 प्लस एनसीईआरटी और लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप इसका यूज कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।